पैसे के मायाजाल ने आपको घेर के रख रखा है, जिस पैसे के बारे में यह कहा जाता है ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्यों बना दिया गया? इस पैसे के पीछे क्या षड्यंत्र रहा है, ये चीज आपको जानने को मिलेगी। इसी पैसे के कारण ही जितने 3 दिन से जो सुनील भाई आपके बीच, आपके समक्ष ये सारी चर्चाएं रख रहे थे कि आपको नियंत्रित करने के लिए ये षड्यंत्र लाए जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो कंट्रोल करे जाते हैं, इस कागज के टुकड़े के माध्यम से आपको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसके बारे में भी आप जान पाओगे। जैसा कि अभी भाई जी बता रहे थे कि इस सेशन को सुनने के बाद आप जब यहां से उठो तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ये पूरा मुद्रा, जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है, जब आप इसके खेल को समझ जाओगे, क्योंकि अभी भाई बता रहे थे, मैं इन साथी की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम सब ये फ्रॉड कर रहे होते, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो हम अभी तक जेलों में होते। तो मैं तो यहां तक कहता हूं, जब हम लोगों ने आरबीआई को भी ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित कर दिया है, तो फिर आप लोगों को जागने में देरी क्यों है? अगर इन बातों को भी सुनकर आपका खून नहीं खोलता तो निश्चित रूप से आपका वो खून नहीं, वो पानी है। आप पीछे फ्लैक्स में देख रहे होंगे इन शहीदों को, जो तीसरे नंबर पर आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस षड्यंत्र को जान लिया था कि इन्होंने इस करेंसी के माध्यम से आप लोगों को किस प्रकार से कंट्रोल कर रखा है। तो एक इंग्लैंड की रानी की तरफ से फरमान जारी होता है कि नेताजी हमें या जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि वो सारा राज जान चुके थे। भगत सिंह को जेल के अंदर रहते हुए भी ये सारा कुछ मालूम था कि ये जो ये षड्यंत्र चला हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है। इसीलिए आज तक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगोड़ा और भगत सिंह को दस्तावेजों में आतंकवादी साबित कर रखा है। युद्ध का अपराध। तो अब मैं आप लोगों से कहना यह चाहता हूं कि जब हम लोग ये कहते हैं कि जो आज आरबीआई है, जब मैं ये कहता हूं कि आप सर्च कीजिए, आप इतिहास के पन्नों को बदलिए, आप गूगल करिए, जब आपको गूगल पर कहीं भी ये नहीं मिलता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था। बड़ी हैरानी इस बात से होती है कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक भी वही है जो आरबीआई का आज मालिक है। आज इन कागजों के माध्यम से आपका असली धन विदेशों में पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो ये सिद्ध करते हैं, जो ये साबित करते हैं कि आज भी जो भारत है वो आजाद नहीं है बल्कि गुलाम है। क्या एक्चुअल में आप आजाद हो? किसी को भी लग सकता है कि हम क्या वाहियात बातें कर रहे हैं, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि वही जिस दरिद्र की मैं बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी की, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं किसी विशेष व्यक्तिगत या व्यक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी पार्टी से, ना किसी नेता से। हमारी लड़ाई है सिस्टम से, और जब उसी सिस्टम में वो इस पद पर है, तो जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आज भी भारत के अंदर जो गोल्ड है वो वर्तमान में कितना गोल्ड है, तो पता चलता है कि 800 टन है। उस 800 टन गोल्ड में से भी 200 टन गोल्ड उन्होंने इंटरनेशनल सेटलमेंट को भेज रखा है। तो मुझे यह बताइए, क्या भारत सरकार ने जो गोल्ड भेजा है, वो कहते हैं कि हमने सुरक्षा के लिए भेजा है, वो कहते हैं कि उसके बदले हमने ऋण लिया है, क्या वो ऋण आपसे पूछ के लिया गया? अगर इतना कर्ज उन्होंने लिया है तो उस कर्ज के पैसे का उन्होंने क्या किया? वो तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, और भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना जी? 205 लाख करोड़। ये 205 लाख करोड़ रुपया किसका है? रॉकफेलर फाउंडेशन का, रॉथचाइल्ड परिवार का, और इसी रॉथचाइल्ड के माध्यम से नियंत्रित
करी जा रही है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये उससे लिया गया कर्ज है। जब मैं आप लोगों के बीच ये चर्चा कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा धन है वो रोथचाइल्ड परिवार के पास है, और ये रोथचाइल्ड परिवार वही परिवार है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है, और जिसका कंट्रोल रिमोट जिसके हाथ में वो रोथचाइल्ड है, और वो पूरी दुनिया का बेताब बादशाह है, और उसके पास जो धन है वो 500 खरब है, 500 खरब, 500 ट्रिलियन असली धन है उनके पास, ये कागज के टुकड़े नहीं है, सारा का सारा लूटा हुआ सोना। तो फिर आप लोगों को जब उन्हें कंट्रोल करना है तो उसी धन को वो आप लोगों के लिए परिवार नियोजन के लिए, आप लोगों के विकास करने के लिए, आप लोगों के लिए नई नई योजनाएं लाने के लिए, उसी पैसे को एक षड्यंत्र के तहत वो आप तक पहुंचाते हैं कागज के माध्यम से। अच्छा, आज आपको पता है भारत के अंदर जो हजारों सालों की कमाई में जो अंग्रेजों ने, जो मुगलों ने जो सोना नहीं लूटा, वो कितना सोना बचा हुआ है पूरी भारत की जनता पे? लगभग 25,000 टन। आज भारत की जनता पर, जिसे आप कानों में पहन रखा हो चाहे घरों में रख रखा हो, उसका जो वजन है वो लगभग 25,000 टन बचा हुआ है। अब उस 25,000 टन सोना को भी सरकार अलग अलग तरीके से आप लोगों से खींच रही है, निकाल रही है। आप लोगों को पता होगा अभी श्रीलंका में क्या हुआ था, फूड क्राइसिस आ गया था, पूरा कोलैप्स हो गया था। वो भारत के पास 120% से ज्यादा कर्ज हो चुका है, जीडीपी का 98% से ज्यादा भारत के ऊपर कर्ज हो चुका है। और जो भारत के ऊपर कर्ज है, जब मैं श्रीलंका की आपके बीच बात कर रहा हूं, श्रीलंका 118% पर कोलैप्स हो गया था और भारत के पास 120% से ज्यादा कर्ज है। तो भारत की आने वाली स्थिति क्या होने वाली है, यह आप अंदाजा लगाइए। ये लोग कहते हैं कि 2025 में ब्लैक आउट होगा। ब्लैक आउट का अर्थ जानते हो आप? ब्लैक आउट का अर्थ होता ना तो बिजली होगी, ना आपके पास खाने के लिए होगा, ना पीने के लिए होगा आप, और उसी समय लाई जाएगी एक महामारी जिसकी वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, और उसका नाम दिया है उन्होंने स्पार्स वायरस। स्पार्स वायरस ये आने वाला है, ये 2025 में, और ये वायरस 2025 से 28 तक चलेगा। इससे पहले भारत सरकार WHO की ट्रीटी पर साइन कर चुकी है, और जो ट्रीटी वो क्या कहती है, जिस पर संधि पर उन्होंने साइन किया है, यदि भारत के अंदर कोई महामारी आती है, तो जब महामारी आएगी तो जिस देश ने उस ट्रीटी पर सिग्नेचर करे हैं, उस संधि के साथ हस्ताक्षर कर दिए, वहां पर उस देश का जो संविधान है वो लागू नहीं होगा उस ट्रीटी के आगे। अगर आप लोगों में से कोई भी जो भी पेंडेमिक आएगी, अगर आप पॉजिटिव हो, उन लोगों को लगता है कि आपका पूरा का पूरा परिवार मारना पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उस ट्रीटी में आप पढ़ सकते हो। जिन लोगों को यह लग रहा हो कि हम अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं, अगर उन लोगों को लगेगा कि इस पशु जो ये गौशाला है, इस पशुओं के कारण ये महामारी बढ़ती जा रही है, तो पूरी की पूरी गौशाला में उन पशुओं को खत्म कर सकते हैं, ये राइट्स हैं उनके पास। अगर आपको लगेगा उन लोगों को कि इस जो पूरे खेत में ये फसल है ये नुकसान देगी, इससे खतरा है, तो आपकी पूरी की पूरी फसल को वो बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी संधियों पर सिग्नेचर हो चुका है। तो इसी बीच अब जो नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा, वो आप लोगों के आदर्श हो सकते हैं, वो आप लोगों के लीडर हो सकता है, वो आप लोगों के भगवान हो सकता है, वो आप लोगों का खुदा हो सकता है, वो आप लोगों का ईश्वर हो सकता है, ऐसा आप लोग मानते भी होंगे।
लेकिन अपने उस खुदा से, उस ईश्वर से, अपने उस अल्लाह से, अपने उस मसीहा से ये तो पूछने का आपके पास अधिकार होगा ही, क्या जिन संधियों पर वो हस्ताक्षर कर रहा है क्या उनको पता भी है? या फिर जैसे जैसे वो कानून बना रहा है, क्या आपको अपने उस खुदा के, उस ईश्वर के, उस मसीहा के खिलाफ ये सवाल खड़े करने का तो अधिकार होगा कि लोगों ने एक कानून बना दिया, लिव इन रिलेशनशिप, कि 21 साल से पहले यदि आप लड़के की शादी करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, लड़की की शादी करोगे। लेकिन वही लड़की यदि उसकी उम्र 16 साल है, वो रखेल की तरह लेसन में रह सकती है। तो ये कानून बनाने का अधिकार किसने दे दिया? क्या आपने मांगे ये कानून? तो पूछो तो सही अपने उस खुदा से, अपने उस ईश्वर से। अगर वो आपका आदर्श है, अपने उस आदर्शशील व्यक्ति से ये पूछो तो सही। वो समझौता कर चुका है आपके लीवर के साथ, आपकी किडनियों के साथ, आपके आंखों के साथ, आपके मस्तिष्क के साथ, आपके शरीर के साथ। क्या आप लोगों ने मांगी? जो करेंसी लेके आ रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, किस किस को पता है? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि जनता सरकार मोर्चा की जो मुहिम है वो इतनी तेजी से आग की तरह फैल रही है कि उन लोगों को डर लगने लगा है। जो आपका इस वचन खंड जो प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है इस पर कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसके बारे में सुनील भाई भी बताएंगे। तो वो लोग समझ चुके हैं, वो आपके बीच से इस नोट को खत्म करना चाहते हैं, वो सबूत मिटाना चाहते हैं और इस पूरी के पूरी करेंसी को वो डिजिटल करना चाहते हैं। और कैसी डिजिटल करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि पूरे विश्व की एक करेंसी होगी आने वाले 2030 तक, वो ऐसा कहते हैं। तो ये सारे सवाल आप पूछोगे तो सही ना कि किससे पूछकर ये कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो हसदेव जंगल है, उस हसदेव जंगल को, जो लाखों सालों से जो जंगल था, जिस छत्तीसगढ़ के जंगल में या छत्तीसगढ़ में श्री राम का वनवास गुजरा है, आधा ये लगा लो जीवन वहीं गुजरा है जिन लोगों के बीच। मैं आपको पहले भी बता रहा था, जब वो आदिवासी जो लोग हुआ करते थे, होते हैं, वो आदिवासी अपने जंगलों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उन आदिवासियों को इन लोगों ने, जो असली आतंकवादी जो ये सत्ता के अंदर घुसे हुए हैं, उन्होंने उनको आतंकवादी सिद्ध कर दिया। जब उन लोगों ने अपने जल जंगल जमीन पर कोई आंच नहीं आने दी, तो उन लोगों ने उनको आतंकवादी सिद्ध कर दिया। और वो लोग नक्सली आतंकवादी सिद्ध करने के बावजूद भी जब वो उन्होंने अपने जल जंगल जमीन को नहीं तबाह होने दिया, तो उन्होंने ही उनमें से ही फिर एक नारी को निकाला जो आज की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। तो जैसे ही वो सत्ता में आती है तो वो आदेश पारित करती है, और उनको सत्ता में आते ही क्या किया जाता है कि उस हसदेव जंगल के वो कानून वो बना देते हैं और उसको काटने के आदेश पारित कर देते हैं। और वो किसको बेची जाती है? वो अडानी को, विदेशी वे कंपनियों को। क्या आप मुझे ये बताइए, जिस लालच में ये सरकारें इतना बड़ा समझौता कर जाती हैं, क्या वो प्रकृति से बड़ा है? वो मानवता से बड़ा है? वो आप लोगों के प्राणों से बड़ा है? तो इनको ये आदेश किसने दे दिया? इन लोगों की हिम्मत इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हो। आप लोगों को लगता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। आप लोगों को यह लगता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, या फिर मैं लड़ूंगा, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। जिस दिन आप जल जंगल जमीन को समझोगे तो उस दिन यह समझ लीजिएगा जन समझ जाएगा। जिस दिन आप अपने पड़ोसी के लिए खड़े होगे उस दिन यह समझ लीजिएगा कि इन सरकारों की और ये जो समाज को तबाह करने वाले व्यक्ति हैं, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये एक भी ऐसा फैसला, एक भी ऐसा निर्णय ले जाएं जो आपके वो विरुद्ध हो। वो हमारी माताओं बहनों को
नंगा नाच नच दिखाकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। जब सुनील भाई ने आपको यह बताया कि जो आपके हाथ में जिससे आप वीडियो बना रहे हो ये एक फोन है, जो ये माइंड कंट्रोल के नाम से पेटेंट है। आज जब ये आप फोन चलाओगे, इस फोन में अगर आप परिवार के बीच चला रहे हो, कुछ नहीं पता चलता कि इस फोन को चलाते वक्त बीच में क्या आ जाए। एक भाई बहन यदि फोन को साथ देख रहे हैं तो कैसी कैसी ऐड आ जाती है। तो मुझे फोन से आपत्ति नहीं है, मैं इस फोन के पीछे का आपको षड्यंत्र बता रहा हूं। इसको लाने के पीछे क्या है? इसके लाने के पीछे का षड्यंत्र यही है क्योंकि आप लोगों ने क्या करा, इस जैसे ही ये फोन आया आपकी गर्दन केवल नीचे झुकी रह गई। कभी आपने जो एक कानून बनाए जाते हैं अपनी गर्दन को ऊपर करके ये सवाल नहीं पूछे कि ये कानून आप जो बना रहे हो किससे पूछ के बना रहे हो। जो आज आपका वो प्रतिनिधि सत्ता में जाकर बैठा है, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, वो आपका है तो नौकरी ना। मुझे तो शर्म इस बात से भी आती है जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें लिखते हो सेवा में श्रीमान जी। आप उनकी सेवा में हो या वो आपकी सेवा में है? तो ये सारे के सारे जो आपको हम बातें बता रहे हैं, इन बातों का मोल तभी सार्थक हो पाएगा को सोच समझकर और अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो जाओगे। और उन नेताओं को आप खड़े होकर जब ये ललकारोगे कि तुम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, यदि हमें कोई फैसला मंजूर नहीं है तो ये हम तय करेंगे गांव से कि कौन सा कानून बनेगा। ये तुम तय नहीं करोगे कि जंगल पर, जल पर, जानवर पर और मेरे परिवार पर फैसला कौन लेगा, ये हम तय करेंगे, ना कि तुम तय करोगे। यदि हमको लगता है कि जो आप कानून बना रहे हो ये समाज से विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये परिवार के विरुद्ध है, तो इससे मानवता के विरुद्ध है, तो इस कानून को हम किसी भी हालत में पारित नहीं होने देंगे। तब जाके बात बनेगी। जिस पैसे के कारण आज आप अपने पड़ोसी के साथ नहीं खड़े होते हो, जिस पैसे के कारण आज एक माता पिता का पुत्र विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ले लेता है और वहां से कभी लौटता ही नहीं है, जिस पैसे के कारण, जिस दरिद्र के कारण आप लोगों ने अपना भाईचारा तोड़ दिया, जिस दरिद्र के कारण आप लोगों ने आपसी व्यवहार तोड़ दिया, आप उस दरिद्र के बारे में, उस पैसे के खेल के बारे में, इस बैंकिंग तंत्र के बारे में जब जानोगे, समझोगे, तो आपको लगने लगेगा कि हमने कितना बड़ा नाश कर दिया। मैं वही बात फिर से रिपीट करता हूं, कहते हैं ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बाप बनाना भैया सबसे बड़ा। तो इस दरिद्र नारायण को आप जब जान लोगे तो सुनील भाई आपको वो हथियार दे देंगे। अब उन हथियार जब आपके पास आ जाएगा तो वो हथियार आपको चलाना आना चाहिए। उस हथियार को आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। उस हथियार को आप लेकर किस प्रकार से इस सिस्टम से लड़ोगे वो आपको आना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग है। हम किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं करते, हम उस व्यक्ति के अंदर ये बातें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको सबको पता है, बस हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और सारे षड्यंत्र को बताते हैं कि ये सोची हुई और समझी हुई साजिश है। इस साजिश को आप समझिए और आप लड़िए। हम आपको लड़ने के लिए तैयार करने के लिए यहां आए हैं, क्योंकि लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। कि यदि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि इसका समाधान मैं कर दूंगा, तो उससे बड़ा घाघ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार से नेता यह कहते हैं कि मैं आपके गांव में इतना विकास कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या कोई अन्य संगठन का व्यक्ति आप लोगों से यह बात करता है कि मैं आपके विकास में ये कर दूंगा, आपका पूरा जीवन बदल दूंगा, ये सब कर दूंगा, तो समझ लीजिए उससे बड़ा दुश्मन आपके जीवन में कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। बदलाव तो आप लोगों को खुद को ही करना पड़ेगा और आप अपने खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने खुद से करोगे तो आपका परिवार बदलेगा, और जब परिवार बदलेगा
तो पूरा समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो एक राष्ट्र का जन्म होगा, एक राष्ट्र बदलेगा, और वहीं से ही एक शुरुआत होगी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो इस मुहिम में जो हमने चलाई हुई है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की मुहिम, इस मुहिम में हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है, हम लोगों को खड़े करते हैं कि तुम जाग जाओ कि आने वाला जो दौर है बहुत तबाही का दौर है। जिस प्रकार से श्रीलंका कोलैप्स हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वहां की स्त्रियों ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया था, जितने उनके पास सोना चांदी था वो सब बेचना शुरू कर दिया था। आपको अमेरिका की एक घटना याद होगी, 1933 में वहां इतना बुरा हाल हो गया था, इतनी तबाही आ गई थी कि वहां पर सरकारों ने क्या किया, कानून बना दिया कि जो व्यक्ति सोना जमा नहीं करेगा बैंकों में उसको 10 साल की सजा है। ऐसा भारत के अंदर होने वाला है, और ऐसा हो सकता है, और निश्चित रूप से होगा, और ये तब रुक सकता है जब आप लोग जागोगे, आप लोग खड़े होंगे। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपने भीतर से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपनी समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर ये भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, आपको अपना लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपने पड़ोसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने माता पिता के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको इस प्रकृति के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको समाज को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको 7,32,000 से ज्यादा जो क्रांतिकारी शहीद हो गए उनके लिए लड़ना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। यदि आप लोग नहीं जागोगे, हम लोग फिर भी जगाएंगे, हम आपके घर तक जाएंगे, अगर फिर भी नहीं जागोगे हम नगाड़े बजाएंगे, लेकिन हम अंतिम समय तक, जब तक हम जिंदा हैं, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप लोगों को जगाते रहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरे अकेले लड़ने से क्या हो जाएगा, जिस समय भगत सिंह निकला था, अगर वो भी शायद ये सोच लेता कि मैं तो अकेला हूं। राजीव भाई एक वीडियो में बताते हैं कि नाना साहब पेश हुआ था, जब वो बातें क्या करता था आजादी की लड़ाई की, तो कि मैं इस देश को एक दिन आजाद करा कर रहूंगा, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये आजाद कराएगा, और देखो एक दिन देश आजाद भी होता है। क्रांति कभी 1 साल या 2 साल में नहीं होती, हम यहां सिर्फ एक बीज बोने के लिए आए हैं, उसका पोषण करना, उसका रक्षण करना आप लोगों के लिए हम ये जिम्मेदारी छोड़ के जाएंगे। जब यहां से जाएंगे आप लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारी थे, उनका ऋण, उनकी सार्थकता, उनकी कुर्बानियों की जो सार्थकता, उनकी संवेदनाएं जो कहीं खो गई है, उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके ऋणी हो। आज आप इतनी भीषण सर्दी में भी यदि यहां बैठे हो, तो इस बात को ज्यादा मत समझिएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि ये बड़ी बात है कि आप लोग कम से कम निकल के तो आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या जो व्यक्ति यहां नहीं आए, क्या उनको यहां नहीं आना चाहिए था या आना चाहिए था? तो यह भी एक पॉइंट है कि कम से कम आप घर से निकल के तो आए। अगर यहां 500 भी व्यक्ति होते और उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भी यदि खड़ा हो जाता, तो हमारी जो क्रांति और यहां आने का जो सपना था या जो उद्देश्य था, वो हम उसको पूरा समझते। लेकिन हमें तो अब ये लगता है कि उम्मीद से ज्यादा लोग यहां पर खड़े हो गए हैं। तो इसीलिए अगला जो सेशन शुरू होगा, अगली हमारी चर्चा चलेगी पैसे के बारे में, इस पूरे बैंकिंग फ्रॉड के बारे में। आपका भोजन तैयार है, आप भोजन करिए और फिर भोजन के